गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप सभी के सामने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबंधित ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए बीए के छात्र छात्राओं के लिए मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आया हूँ। उस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ जहाँ पे मैंने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने दिया था पिछले वीडियोस में, और उसमें 2 उत्तर का भी वीडियोस मैंने बताया हुआ है। तो 2 के बाद हम तीसरे पे आगे बढ़ रहे हैं और प्रत्येक दिन हमारा एक पार्ट के रूप में 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर देते हुए 15 लघुत्तरीय प्रश्नों को पूर्ण किया जाएगा, जिसमें से हम आज थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरा प्रश्न लेकर के चल रहे हैं और उस प्रश्न के उत्तर हम बता रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा प्रश्न था 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर थर्ड का प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देते हुए लिखेंगे 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम। ये हमारा मुख्य हेडिंग होगा, जिसमें हम फर्स्ट नंबर डाल करके लिखेंगे संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार के अंदर यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे 1885 से 1905 ईस्वी तक, तो इसमें पहला हम लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हेडिंग देते हुए संवैधानिक सुधार के अंतर्गत। तो संवैधानिक सुधार में क्या हुआ, तो सर्वोच्च तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार और सुधार जो है, इनमें भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व हुआ। अन्य प्रांतों के लिए विधान परिषदों का गठन किया गया। इन परिषदों की कार्य क्षमता में विस्तार इत्यादि की मांग तथा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से ही शुरू हो गई थी और इसके उपरांत लगभग सभी अध्यक्ष भाषणों में दोहराई भी गई थी। तो ये हम संवैधानिक सुधार के अंतर्गत लिखने जा रहे हैं। सर्वोच्च तथा प्रांत विभाजन। सर्वोच्च तथा प्रांतीय विभाजन। प्रांतीय विधान परिषदों। प्रांतीय विधान परिषदों का सुधार। इनमें भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व। अन्य प्रांतों के लिए विधान परिषदों का गठन। विधान परिषदों का गठन, परिषदों की कार्य क्षमता में विस्तार। इन परिषदों की कार्य क्षमता में विस्तार।
इत्यादि की मांग तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से ही शुरू हो गई थी। शुरू हो गई थी और इसके उपरांत लगभग सभी अध्यक्ष के भाषणों में दोहराई गई थी। सभी अध्यक्ष भाषणों में दोहराई गई थी। गई थी 1882 के भारतीय परिषद अधिनियम विधान परिषदों का विस्तार तो किया, परिषदों का विस्तार तो किया, परंतु ये सुधार राष्ट्रवादियों की मांग से बहुत कम थे। परंतु ये जो सुधार थे, यानी जो 1882 के भारतीय परिषद अधिनियम विधान परिषद का विस्तार हुआ, लेकिन ये सुधार राष्ट्रवादियों के मांग से बहुत कम थे। राष्ट्रवादियों की मांग से बहुत कम थे। कांग्रेस की वास्तविक जीवित प्रतिनिधित्व की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस की वास्तविक जीवित मांग जो थी उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। जीवित मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने 1904 में पुनः सर्वोच्च और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार
तथा सुधार की मांग पारित की। मांग पारित की और फिर यह मांग 1905 में पुनः दोहराई गई। जब मांग को माना नहीं गया तो फिर इस मांग को जो कि प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार और सुधार चाहती थी कांग्रेस, तो इस विधान परिषदों का विस्तार और सुधार की मांग की पारित की और फिर यह मांग 1905 में पुनः दोहराई गई। उसके बाद है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में क्या हुआ, तो प्रशासनिक सुधार कैसे हुए, क्या मांग थी इसके अंतर्गत, तो अब हम प्रशासनिक सुधार में पढ़ेंगे। सेवाओं के भारतीकरण की मांग कांग्रेस की अन्य महत्वपूर्ण मांग थी। यानी सेवाओं का भारतीकरण करना जो था वो कांग्रेस की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग थी और 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मांग की थी कि जनपद सेवा के लिए प्रतियोगिता इंग्लैंड तथा भारत में एक ही समय होनी चाहिए। जनपद सेवा के लिए प्रतियोगिता जो है इंग्लैंड और भारत में एक ही समय में होनी चाहिए ताकि अधिक भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग ले सके। और 1893 में कॉमन सभा ने कांग्रेस की इस मांग के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित तो कर दिया, परंतु इसे विचाराधीन काल में कार्यान्वित नहीं किया गया। तो ये बताएंगे प्रशासनिक सुधार में हम पढ़ेंगे, लिखेंगे कि सेवाओं के भारतीयकरण की मांग कांग्रेस की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग थी। कांग्रेस की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग थी कि जनपद सेवा के लिए प्रतियोगिता इंग्लैंड तथा भारत के बीच इंग्लैंड तथा भारत में एक ही समय में होनी चाहिए। एक ही समय होनी चाहिए ताकि अधिक भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें। ताकि अधिक भारतीय जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले सके या हिस्सा ले सके। प्रतियोगिता में भाग ले सके और 1893 में कॉमन सभा ने कांग्रेस की इस मांग के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित तो कर दिया,
एक प्रस्ताव पारित तो कर दिया, परंतु इसे विचाराधीन काल में कार्यान्वित नहीं किया गया। परंतु इसे विचाराधीन काल में कार्यान्वित नहीं किया गया। नहीं किया गया। 1886 के अधिवेशन में कांग्रेस ने इन सभी सुधारों की इन सभी सुधारों की सर्वव्यापी समर्थन के आधार पर पुनः मांग की और फिर यह मांग हर वर्ष दोहराते चले गए। और फिर इस मांग को हर वर्ष दोहराते चला गया। मांग को हर वर्ष दोहराते चले गए। 1899 से 1902 के बीच 1899 से 1902 के बीच कांग्रेस ने इस मांग के समर्थन में अधिक बल देकर ये प्रस्ताव पारित किए। तो ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, चौथा, और उसका हम उत्तर लिखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हेडिंग देंगे हम कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, ये हम रेड पेन से लिख रहे हैं, आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना, और इस पे हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो कैबिनेट मिशन योजना क्या है भाई? तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी वो 1946 में, सन 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 3 सदस्यों, जैसे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, इन 3 सदस्यों की समिति को भारत भेजे, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और कैबिनेट मिशन राजनीतिक गतिरोध को दूर करते हुए भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था।
यही कैबिनेट मिशन था। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम कि कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए थे उसको भी हम टिप्पणी में लिखेंगे। तो कैबिनेट मिशन पर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हम लिखेंगे कैबिनेट मिशन योजना। हमने एक सन 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली ने 3 सदस्यों की समिति, मीन्स 3 सदस्यों की समिति थी। तो 3 सदस्यों, और 3 सदस्यों में कौन कौन से थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर यानी 3 सदस्यों की समिति को भारत भेजा गया। 3 सदस्यों की समिति को भारत भेजे, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन ने राजनीतिक गतिरोध को दूर करते हुए संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था। एक संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने। संविधान सभा के संदर्भ में कैबिनेट मिशन योजना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव थे। और उन सुझावों में क्या क्या सुझाव थे? तो पहला सुझाव था कि ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किया जाए। तो ये पहला उनका सुझाव था, जो हम आगे लिखेंगे। पहला कि ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात
अनुपात में आवंटित किया जाए। किया जाए 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किया जाए। हाँ, 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित किया जाए। दूसरा था कि प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदाय यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य हिंदू आदि में विभाजित किया जाए। प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य हिंदू आदि में विभाजित किया जाए। आदि में विभाजित किया जाए। तीसरा था कि प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा, जो प्रांत की व्यवस्थापिकाएं हैं उनके प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा। प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो। फोर्थ नंबर है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों की समझौता समिति और देशी रियासतों की समिति द्वारा होगा।
देशी रियासतों की समिति द्वारा होगा। पांचवा है कि रियासतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा। रियासतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा। तो ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। कैबिनेट मिशन योजना। अब हमारा अगला 5वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। तो प्रमुख धाराएं मुख्य रूप से हम 3 लिखेंगे, जिसमें पहला होगा कि ब्रिटिश सरकार को 15 अगस्त 1947 के बाद उपनिवेशों, प्रांतों तथा अथवा उपनिवेशों के किसी भी भाग के मामलों पर किसी प्रकार के नियंत्रण की कोई भी व्यवस्था नहीं रखी गई थी। तो ये पहली प्रमुख धारा थी 1947 की कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो उपनिवेश, प्रांत और उपनिवेश के किसी भी भाग के मामलों पर किसी प्रकार के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई थी। दूसरा मुख्य धारा था कि दोनों उपनिवेश, जब 2 उपनिवेश हो तो दोनों उपनिवेशों का व्यवस्थापिका सभाओं को स्तर प्रादेशिक कार्य क्षेत्र वाले कानून का पूर्ण अधिकार दिया गया। यानी दोनों उपनिवेश जो भी थे तो उन उपनिवेशों का व्यवस्थापिका सभाओं को स्तर प्रादेशिक कार्य क्षेत्र वाले कानून का पूर्ण अधिकार दिया गया। और तीसरा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलों के साथ समझौतों के संबंध में उत्तराधिकारी उपनिवेश को चर्चा करने का अधिकार दिया गया। यानी जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलों के साथ समझौतों का जो अधिकार है उसके संबंध में उत्तराधिकारी जो है वो उपनिवेशों को चर्चा करने का अधिकार देगा। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएं हैं। हम लिखेंगे उत्तर संख्या 5, यानी उत्तर नंबर हमारा 5 है। तो अंग्रेजी शासन में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता कानून भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस एक्ट की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं। इस एक्ट की प्रमुख धाराएं निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार को पंद्रह अगस्त 1947 के पश्चात उपनिवेशों, प्रांतों अथवा उपनिवेशों के किसी भी भाग के मामलों पर उपनिवेशों के किसी भाग के मामले पर किसी प्रकार के नियंत्रण की
के नियंत्रण की कोई भी व्यवस्था नहीं रखी गई थी। कोई भी व्यवस्था नहीं रखी गई थी। दूसरा है, लिखेंगे दूसरा कि दोनों उपनिवेशों का व्यवस्थापिका सभाओं को स्तर प्रादेशिक कार्यक्षेत्र वाले कानून का पूर्ण अधिकार दिया गया। पूर्ण अधिकार दिया गया। दोनों उपनिवेशों का व्यवस्थापिका सभाओं को उत्तर प्रादेशिक कार्यक्षेत्र वाले कानून का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। तीसरा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलों के साथ समझौतों के संबंध में उत्तराधिकारी उपनिवेश को चर्चा करने का अधिकार दिया गया। तो ये आपका तीसरा 5वें क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज।